तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे रोजगार और निर्माण के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में, क्योंकि ये जो न्यूज़ हैं ये हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे आप एमपीपीएससी प्री की बात करें, एमपीपीएससी मेंस में भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, व्यापम के एग्ज़ाम्स हों या ऑल एमपी एग्ज़ाम्स हों, उन सभी में ये न्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो कि रोजगार और निर्माण में पूछी जाती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। और ये जो है ये हमारी 25/10/2021 से 31/10/2021 का जो संस्करण है उसकी हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। जो पहली न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। तो यहाँ पर जो खबर है पूरी वो ये है कि मध्य प्रदेश के विकास और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए एक अभियान संचालित कर प्रत्येक नागरिक को जोड़ने का प्रयास किया जाए, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री जी ने भोपाल स्थित निवास पर हुई बैठक में प्रदेश की 66वें स्थापना दिवस समारोह के संबंध में की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी ली। तो इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह जो है उसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ से जो फैक्ट निकल के सामने आता है वो आता है हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह। तो यहाँ पर हमारे लिए जो जानने लायक जो दोस्तों बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश स्थापना के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इस बार जो मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस समारोह है तो उसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर हमें लेना आवश्यक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश जिसको हम एमपी भी बोलते हैं, तो ये जो हमारी राजधानी है वो भोपाल है। और हमारा सबसे बड़ा शहर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का तो वो इंदौर है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनसंख्या अभी फिलहाल की स्थिति में 7,26,26,809 और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजभाषा की अगर हम बात करें दोस्तों तो है हिंदी, सिंधी और बुंदेली, ये की राजभाषाएं हैं। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये 66वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी सरकार में जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पर जो विधानसभा है यहाँ की उसकी हम सीटों की बात कर लेते हैं तो 231 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर में है, एक खंडपीठ इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस करे। चूँकि यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में फैक्ट आया तो इसलिए ये डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 1 नवंबर की शाम 6:30 बजे मुख्य समारोह होगा। तो फैक्ट जो है वो है आपका लाल परेड ग्राउंड जो कि है भोपाल में। चलिए अनदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक और न्यूज़ को। तो देखिए न्यूज़ है ये है आपकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड। ये देखिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। तो यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लॉजिस्टिक्स की स्थापना की जा रही है और यह सेंटर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और भारत सरकार की स्वायत्त संस्था लॉजिस्टिक्स सेंटर काउंसिल के मध्य 2 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉजिस्टिक्स के कोर्स शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ठीक है। और अनदर चीज़ है कि इन सेंटर ऑफ लॉजिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर स्थापित होगा। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कुछ फैक्ट्स यहाँ पर मैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। तो देखिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 1964 में स्थापना हुई थी। तो और इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो है धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है इसके बारे में। दोस्तों अनदर अपडेट है वो है 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था के रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि ये 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक रहेगी। शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार की जो व्यवस्था है वो 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री D.K. नागेंद्र ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में संपूर्ण प्रदेश की शासकीय कार्यालयों में कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किए गए थे।
ये आदेश 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील रहेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि शासकीय सेवकों तथा स्थायी कर्मियों के देय महंगाई भत्ते की दर में अक्टूबर 2021 से 8% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद बात करें तो टेक्सटाइल इकाइयों के लिए अनेक तरह की रियायतें और सुविधाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में ये है। तो इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप MSME विकास नीति 2021 की घोषणा की है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एक MSME विकास नीति 2021, और नीति का उद्देश्य है छोटे छोटे उद्योगों को रियायतें और सुविधाएं देकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्थानीय युवाओं को कौशल उन्नयन के साथ उन्हें प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराना है। तो MSME विकास नीति की जानकारी देते हुए विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त श्री P नरहरि ने बताया कि अन्य उद्योगों के साथ मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर को संगठित कर उनका औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, बस यही है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ पिछले हफ्ते की कुछ जानकारियाँ। तो ये नेशनल लेवल की जानकारियाँ हैं, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहली जानकारी 16 अक्टूबर से रिलेटेड है। DRDO ने ड्रोन रोधी तकनीक हस्तांतरित की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसका नाम है DRDO, उसने ड्रोन रोधी तकनीक को उद्योगों को हस्तांतरित कर दिया है। यह तकनीक उन उद्योगों को मिलेगी जिन्होंने देश के सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों से आदेश लिया है। DRDO के प्रमुख G सतीश रेड्डी ने कहा है कि DRDO ने एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में ड्रोन का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक तत्व हैं। इस तकनीक के जरिए ड्रोन का पता लगाना, ट्रैकिंग, निगरानी और ड्रोन के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की प्रक्रिया आदि की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को कई उद्योगों में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपडेट 16 अक्टूबर का है। तो और 16 अक्टूबर का एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो है आपका कुवैत ने महिलाओं को सेना में सेवा देने की मंजूरी प्रदान की है। कुवैत के रक्षा मंत्री शेख हमद जबेर अली ने कहा कि सेना में अब कुवैत महिलाओं को भी प्रवेश मिलेगा। वे सैन्य सेवा में विशेष अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी के रूप में भर्ती हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि कुवैत में पहली बार महिलाएं सैन्य सेवा में शामिल होंगी। कुवैत में महिलाएं वर्ष 2021 से पुलिस बल में काम कर रही हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने कराया पंजीयन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीयन करा लिया है। यह बात केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी। श्री यादव ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने में असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ 9 लाख श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 50.02% श्रमिक महिलाएं हैं। श्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों में सबसे ज़्यादा श्रमिक कृषि और निर्माण क्षेत्र से हैं। इसके अतिरिक्त गृह कार्य से जुड़े श्रमिक, परिधान क्षेत्र से जुड़े श्रमिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों ने भी इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। 17 अक्टूबर की अनदर न्यूज़ दोस्तों वो थी आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतरिक्ष में चीन का सबसे लंबा मिशन शुरू हो गया है। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए हैं। इस मिशन पर अंतरिक्ष यात्री झाई जियांग, वांग यापिंग और यी गुआंगफू शामिल हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों को मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में जियाकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से जेजांग 13 स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष भेजा गया है। ये अंतरिक्ष यात्री चीन के तियायोंगे अंतरिक्ष स्टेशन पर 183 दिन रहेंगे। यह चीन का अब तक का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री तियायांग अंतरिक्ष स्टेशन की तकनीक की जानकारी करेंगे और स्पेस वॉक करेंगे। तो दोस्तों अगला डिस्कशन है वो है रूस में कोरोना महामारी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। रूस में अब प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रूस में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से टीकाकरण की सुस्त रफ्तार है।
और विशेषज्ञों ने कहा कि रूस ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना रोधी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाई। रूस ने वैक्सीन की सप्लाई विश्व भर में की, लेकिन रूस ने अब तक सिर्फ 31.7% आबादी को ही वैक्सीन लग सकी है। देखिए दोस्तों, वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है। इंडिया में 100 करोड़ डोजेस कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। 18 अक्टूबर का डिस्कशन करते हैं। तो 18 अक्टूबर में सबसे इम्पोर्टेंट था सीबीएसई की प्रमुख विषयों की परीक्षाएं 24 नवंबर से होंगी। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है, ठीक है। अनदर वन दोस्तों यहाँ पर है, वो है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन को मील का पत्थर बताते हुए इसे पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। भारत ने कहा कि यह प्रस्ताव आईएसए और संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित सहयोग प्रदान करने में मददगार साबित होगा। इससे वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास का लाभ पहुंचेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने मसौदा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह हरित ऊर्जा कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत करेगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए को भारत और फ्रांस ने साझा रूप से वर्ष 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 21वें सम्मेलन के रूप में शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो न्यूज़ है, कभी भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन अनदर वन है कि कौन कौन ने मिलकर शुरू किया था। तो इंडिया और फ्रांस ने 2015 में, कहाँ पर, पेरिस में, कब, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 21वें सम्मेलन में शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। 19 अक्टूबर का न्यूज़ दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 19 अक्टूबर की न्यूज़ है, नीति आयोग ने लॉन्च किया भारत की भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस को बोलते हैं जियोग्राफिक इंडिकेशन सिस्टम, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, आधारित ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। उन्होंने इस मानचित्र को लॉन्च किया। डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि इस मानचित्र में देश के पारंपरिक बिजली संयंत्र, तेल एवं गैस के कुएं, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कोयला क्षेत्र तथा कोल ब्लॉक जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों की जानकारी एकत्रित की गई है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिसंपत्तियों का जीआईएस मानचित्रण भारत के ऊर्जा क्षेत्र के वास्तविक समय और एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगा। देखिए नीति आयोग के बारे में अगर हमारे पास अगर कोई बात आई हुई तो हमें थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को जो है इस संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ है वो 6 साल पहले यानी कि 1 जनवरी 2015 को हुआ। पहले योजना आयोग था, अभी इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं, वो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, और उपाध्यक्ष हमने बात की राजीव कुमार अभी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज़ हमने डिस्कस की इसरो के बारे में। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 52 साल पहले ये स्थापित हुआ। बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम और जानकारी लें तो इसकी जो प्रशासक अभी हैं डॉक्टर के शिवन इसके निर्देशक हैं। अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री जी ने उनको गले लगाया था जब वो मार्स का मिशन चल रहा था। एंड अनदर थिंग ये है दोस्तों कि इसकी जो स्थापना है जो है उस समय उसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। इनकॉस्पार इसका नाम था शुरू में। और पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते। दोस्तों 20 अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर में यही था कि सीबीएसई ने स्थगित की बोर्ड परीक्षाएं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर कोरिया ने, ये वाला इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्री तट में
से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ सकता है। उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त में किया जब दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के टॉप न्यूक्लियर विशेषज्ञ उत्तर कोरिया के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए प्रयास पर चर्चा करने के लिए वॉशिंगटन में एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री तट के नज़दीक पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह मिसाइल दक्षिण हैमस्योंग प्रांत के सिनको क्षेत्र में दागी गई जो जापान सागर में गिरी। इस परीक्षण के बाद जापान की तटरक्षक बल ने अलर्ट जारी किया है। एक और दोस्तों अपडेट है, वो है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इस महीने के अंत में आधार हैकाथॉन 2021 आयोजित करेगा। इस हैकाथॉन 28 अक्टूबर 2021 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक आयोजित होगा। आधार हैकाथॉन 2 विषयों पर आधारित होगा। पहला विषय नामांकन और अपडेट से संबंधित है, जबकि दूसरा विषय पहचान और प्रमाणीकरण समाधान से संबंधित होगा। इंपॉर्टेंट अपडेट है। और यहाँ पर UIDAI के बारे में थोड़ी जानकारी। तो दोस्तों UIDAI का नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। 2009 में गठन हुआ था, भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे देते हैं। तो इसका जो कार्यपालिकरण है विजय मदान चेयरमैन है इसके। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करें तो 28 जनवरी 2009 को एक अधिसूचना के रूप में योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आधार कार्ड इशू करता है ये। इम्पोर्टेंट अपडेट यही है दोस्तों। अनदर वन है 21 अक्टूबर का अपडेट, वो है CBSE विद्यार्थियों को देगा परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति। तो ये कोई खास नहीं है हमारे लिए। अगला है तो वो है भारतीय नौसेना की अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग से पनडुब्बी रोधी 11वां युद्धक P-8I विमान मिल गया है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना ने वर्ष 2009 में बोइंग से 8 P-8I विमान खरीदने के लिए करार किया था, लेकिन बाद में वर्ष 2016 में 4 अतिरिक्त P-8I विमान खरीदने का सौदा किया गया। यह विमान 4 अतिरिक्त विमानों में से तीसरा विमान है। उल्लेखनीय है कि P-8I बेहतरीन पनडुब्बी रोधी और टोही विमान है जो युद्धक क्षमताओं से लैस है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल परियोजनाओं की शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक की वास्तविक समय अवधि की निगरानी करने में सक्षम होगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस पोर्टल के जरिए सेना की परियोजनाओं की निगरानी करने के अनेक यहाँ पर लाभ होंगे। 22 अक्टूबर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ तुर्की भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल। तो FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इसके अलावा FATF ने आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में विफल रहने के आधार पर तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। पेरिस में हुई FATF की 3 दिवसीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में बोत्सवाना और मॉरिशस को ग्रे लिस्ट से बाहर रखने का फैसला भी लिया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है FATF के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला है शिक्षा मंत्रालय स्कूलों में पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को खत्म करने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब विद्यार्थी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद BA B.Ed और BSc B.Ed जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे। 4 वर्षीय कोर्स से विद्यार्थियों का 1 वर्ष बचेगा। अभी विद्यार्थियों को B.Ed करने के लिए पहले BA BSc जैसे स्नातक कोर्स करना होता है, इसके बाद 3 वर्ष लगते हैं, उसके बाद B.Ed 2 वर्ष का B.Ed कोर्स करना पड़ता है। तो अभी 12th के बाद डायरेक्ट B.Ed कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस किए कुछ लास्ट न्यूज़ को। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट भी हम लोग लेके आएंगे। इसके अगले पार्ट में हम लोग बचा हुआ न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट भी लेके आएंगे। तो इस जो है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ और इन न्यूज़ को डिस्कस करते रहिएगा, इनको समझते रहिएगा। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी।